अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर आपको 9th की बुक में मिल जाएगा और उसी बुक से रीड करना है और फिर यही टॉपिक्स आपको डॉगर ब्रदर की बुक में भी मिल जाएंगे और उन्हीं टॉपिक्स को आपको दोबारा जो है ना इस बुक से पढ़ना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ये 10 टॉपिक्स निकाल कर रखे हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री में कुछ भी समझने वाले पॉइंट्स नहीं है, ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। आप टेबल बना लो, ये ग्रीक साइंटिस्ट और फिर इनके कंट्रीब्यूशन है, फिर ये मुस्लिम साइंटिस्ट उनकी कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके से आप की पॉइंट्स में लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, जाबिर इब्न हयान है, तो इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन्वेंट किए थे नाइट्रिक एसिड को बनाने के, HCl को बनाने के और वाइट लेड को बनाने के। तो इस तरीके से आप की पॉइंट्स में लिखते जाएं ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। ये देखें, ये साइंटिस्ट की लिस्ट है, ये उनके ओरिजिन है कि ये कहाँ से थे और ये उनके कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके से लिस्ट याद कर लें। फिर केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस तो सबको पता ही होगी कि प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को हम केमिस्ट्री कहते हैं। इंपॉर्टेंस में काफ़ी सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। हम सुबह उठते हैं, क्लीनिंग के लिए जितने भी एजेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, सर्फ हो, साबुन हो, फेस वॉश हो, पेस्ट हो, और कंस्ट्रक्शन हमारे घर की जो हुई हुई है उसमें भी जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, भले वो सीमेंट हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें मैटर हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन हम पढ़ ही रहे होते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में शामिल है। देन वी हैव ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को आप देखें, बिल्कुल ही वन लाइन डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी हम डिफरेंट कम्बिनेशन पढ़ते हैं एक्चुअली, भले वो एटम्स की हो या मॉलिक्यूल्स की हो, ताकि वो मिलकर किस तरीके से वो मिलकर कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो वो कम्बिनेशन हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स सिवाय हाइड्रोकार्बन के उनकी स्टडी की जाती है। बायोकेमिस्ट्री पर आए तो बायोकेमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम जो भी इंडस्ट्री में कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, उनके केमिकल प्रोसेसेस, मैकेनिज्म्स, इन सब की स्टडी की जाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं और न्यूक्लियर फिनोमेना की स्टडी करते हैं। फिजन, फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी, ये सारे न्यूक्लियर फिनोमेना होते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इंटरैक्शन पढ़ते हैं, किसका, केमिकल मटेरियल का विद द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट का केमिकल मटेरियल के साथ क्या इंटरेक्शन है, कौन से केमिकल का एडवर्स इफेक्ट है, कौन से केमिकल का पॉजिटिव इफेक्ट है, तो ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस पढ़ते हैं कि किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कौन से सैंपल में कौन सी चीज़ मौजूद है, कितनी मौजूद है, ऑल दीज आर कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री एक मॉडर्न केमिस्ट्री है जो कि आइंस्टाइन के कंसेप्ट्स को यूज़ करती है। सो ऑल द फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम जो है उनकी स्टडी क्वांटम केमिस्ट्री कहलाती है। ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं जो कि लेस हजार्डस हो, जिनके कोई नुकसानात, मतलब जिनके नुकसानात बहुत ही कम हो। अब हम मैटर पे आते हैं। मैटर क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि जगह घेरे। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ इट्स मास। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। ठीक, मैटर के बारे में एक पॉइंट हमें याद रखें कि मैटर हमेशा बना हुआ होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का नहीं बना हुआ होता। ये पॉइंट याद रखनी है। मैटर इज़ ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल्स। मैटर को अगर हम कैटेगराइज करें तो मैटर जो होता है या तो सब्सटेंस की फॉर्म में मिलता है या फिर मिक्सचर की फॉर्म में मिलता है नेचुरली, ठीक, या फिर हमें ये मिक्सचर की फॉर्म में मिलता है। अब इन दोनों में हम डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। जो सब्सटेंस होता है मैटर की, जब एक कांस्टेंट कंपोजिशन हो तो उस फॉर्म को हम कहते हैं इट इज़ सब्सटेंस, कांस्टेंट कंपोजिशन, तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। ठीक, जैसे कि अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ होता है एंड दैट इज़ गोल्ड एटम्स। ओके, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड है कि वो NaCl का बना हुआ है, यही इसकी कंपोजिशन है। ओके, तो अगर
किसी भी चीज़ की कंपोजिशन, किसी भी मैटर की कंपोजिशन फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उस जैसे सोडियम क्लोराइड में आपको सिर्फ यही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो आप उसे कहेंगे कि ये मैटर है। और अगर एक ऐसा मैटर जिसकी कंपोजिशन क्या हो, वेरिएबल हो, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब कैसे, जैसे कि एयर, एयर जो है उसे हम सब्सटेंस नहीं कहते, उसे मिक्सचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एयर में नाइट्रोजन के भी सब्सटेंस मिलते हैं, हमें नाइट्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन भी मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेस इसमें मौजूद हैं। तो इसकी कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं है, इसकी वेरिएबल कंपोजिशन है। नाइट्रोजन की एक अलग कंपोजिशन मौजूद है, ऑक्सीजन अलग उसमें मौजूद है। तो जो मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती। ठीक, सब्सटेंस को अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो सब्सटेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एलिमेंट और कंपाउंड एंड कंपाउंड। ओके, सब्सटेंस जो होता है या तो एलिमेंट की फॉर्म में मिलेगा या कंपाउंड की। तो एलिमेंट एक ऐसा प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ होगा, ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट। जैसे अगर आप सिल्वर एलिमेंट लेंगे तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के ही एटम्स मिलेंगे, कोई और एटम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ कार्बन भी मौजूद हो, तो उसे हम कहेंगे एलिमेंट। तो अगर प्योर सब्सटेंस है, वो एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे एलिमेंट। कंपाउंड क्या है? ये भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस ही है, लेकिन इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो एक तरह के एटम्स का नहीं होगा, या तो 2 एटम्स होंगे या तो फिर मोर देन 2 एटम्स मौजूद होंगे, तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक तरह का कंपाउंड है। अब वाटर की कंपोजिशन में देखें तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी एटमिसिटी देखें, एटमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स देखें, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, यानी 3 एटम्स का बना हुआ ये कंपाउंड है। तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे, और जो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे हम एटम कहेंगे। अब हम आते हैं मिक्सचर पर। तो मिक्सचर की कंपोजिशन के बारे में तो पहले ही क्लियर करवा दिया। अब इसके टाइप्स पर आते हैं। मिक्सचर हमें 2 टाइप्स में मिलता है, कुछ होते हैं होमोजीनस मिक्सचर और कुछ होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि होमो का मतलब क्या होता है? सेम। एक ऐसा मिक्सचर जो कि सेम फेज में पाया जाए, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर में आते हैं। फॉर एग्जांपल साल्ट है, देखिए साल्ट जो होता है एक तरह का सॉलिड है, और अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दें, वाटर इज़ अ लिक्विड। ओके, अब जब आप इसको डिज़ोल्व करोगे, पहले तो आपको एक सॉलिड और लिक्विड यानी 2 मैटर की स्टेट्स नज़र आ रही थी, लेकिन जब ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा तो आपको सिर्फ वन टाइप या वन स्टेट ऑफ मैटर नज़र आएगी। तो ये जो वन स्टेट ऑफ मैटर है आपको इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स थे वो आपस में बिल्कुल यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें भले ही आप 2 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर लें, लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो आपको डिफरेंट फेजेस दिखाएंगे जो आपने ऐड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सैंड ले ली और उसको वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश की, तो सैंड जो होगी वो बॉटम में डिज़ोल्व नहीं होगी, वो बॉटम में जमा हो जाएगी। तो बॉटम में आपको सॉलिड स्टेट नज़र आ रही है, बाकी का ऊपर जो स्पेनेटेंट है वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड नज़र आ रहा है, यानी 2 अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर नज़र आ रही है। सो इट वुड बी कॉल्ड एज हेट्रोजीनस मिक्सचर। आई होप कि इन दोनों के टाइप्स आपको क्लियर हो गए, मिक्सचर की टाइप्स आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैटर पर दोबारा आती हूँ। मैटर की स्टेट्स, जो फंडामेंटल स्टेट्स हम पढ़ते रहते हैं वो हैं 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हम यूजुअली पढ़ते रहते हैं। लेकिन अब जो है डिफरेंट स्टेट्स और भी आ गई हैं, जैसे प्लाज्मा है, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। प्लाज्मा का जिसका ज़्यादा हो रहा होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, और भी काफ़ी सारी स्टेट्स ऑफ मैटर आ गई हैं। ओके, ये सारी जो मैटर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये किस वजह से डिफरेंट होती हैं? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो वो सॉलिड में आ जाते हैं, थोड़ी भी इनके अंदर स्पेस आ जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट करना होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा अगर स्पेस आ जाए तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो तीनों स्टेट्स हैं ना, ये सिर्फ अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट है। अब
एलिमेंट्स पर आए फर्दर, तो एलिमेंट जो है वो फर्दर 118 नंबर तादाद में है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ हों, यानी ये मेलिएबल हों, मेलिएबल का मतलब होता है कि ये इतने फ्लैक्सीबल होते हैं कि इनको मोड़कर शीट्स बनाई जा सकती हैं, या फिर ये डक्टाइल हो, डक्टाइल का मतलब होता है कि इनसे हम वायर्स बना सकते हैं, या फिर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट जो है उसको कंडक्ट कर सकें। तो ये अगर प्रॉपर्टीज़ किसी एलिमेंट में हैं तो उसे हम कहते हैं मेटल। अब मेटल की भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर मेटल है, और एलॉयज़ भी मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि स्टील है। नॉन मेटल्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, यानी या ना तो उनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं, ना वो फ्लेक्सिबल हैं कि उनके शीट्स बन सकें, मेलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी कंडक्ट नहीं करते, तो उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। फिर मेटालॉइड्स पर आएँ तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की, तो उन्हें हम कह रहे हैं मेटालॉइड्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एलिमेंट। अब एलिमेंट के अबाउट मैंने बताया आपको कि ये एटम्स का बना हुआ है, लेकिन पहले एक और पॉइंट नोट कर लें कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर यूज़ होता है जिसको हम सिंबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए हम कैपिटल H लगा दें तो ये सिंबल बन जाता है, ठीक है। कैल्शियम है तो कैल्शियम को लिखने के लिए Ca लगा रहे हैं तो ये सिंबल कहलाते हैं। इन सिंबल के साथ यहाँ पर कुछ नंबरिंग दी हुई होती है जिनको हम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कह रहे होते हैं। सो हेयर वी राइट एटॉमिक नंबर एंड हेयर एटॉमिक मास। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो इसे हम यहाँ लिखते हैं, 40 एटॉमिक मास है तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, इनको फर्दर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी स्टडी करेंगे, लेकिन इतना याद रख लें कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक्चुअली तादाद होती है प्रोटॉन्स की, कि कितने प्रोटॉन्स उस एलिमेंट के अंदर मौजूद हैं। ओके, और जो एटॉमिक मास है वो एक्चुअली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। प्रोटॉन जो होता है वो बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, अगर अगर एक एलिमेंट जो है वो अभी तक आयन उसने नहीं बनाया, वो बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म में है, अनचार्ज है, तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पॉइंट्स आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। जैसे कि अब हम इसको समराइज़ करें तो एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करेंगे, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के। और अगर वो एलिमेंट है, अभी भी एटम ही है, उसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हुए, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, और एटॉमिक मास को हम ए से शो करते हैं, वो एक्चुअली सम होता है किसका, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो इस हिसाब से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि 9th की बुक में ये प्रॉब्लम दी हुई है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग एटॉमिक मास 40 एंड एटॉमिक नंबर 20। तो एटॉमिक मास गिवन है हमारे पास 40 और एटॉमिक नंबर जो है वो 20 गिवन है। पूछा क्या गया है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो एक बात आपको पहले बता दी थी कि जितना जितना इनका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो इससे ये साबित हो गया कि प्रोटॉन इसमें कितने आएंगे, 20, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 20। अब हमसे मास नहीं पूछा जा रहा, अब हमसे न्यूट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं। तो मास के लिए ये फॉर्मूला होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारे पास गिवन है, प्रोटॉन्स गिवन है, अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं तो इसको शिफ्ट कर दो, तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन हो जाएगा, और मास वाज 40 माइनस प्रोटॉन आर 20, आंसर इज 20, यानी हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स आएंगे वो भी 20 आएंगे। इस तरीके से कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गिवन और एटॉमिक मास पूछा जाए तो इसी फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। फॉर्मूला की लिस्ट आप खुद भी बनाते जाएं, एंड में मैं भी शेयर कर दूंगी हर चैप्टर के एंडिंग में, तो आप खुद भी फॉर्मूलाज और कांस्टेंट वैल्यूज़ की लिस्ट बनाते जाएं। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखें कि जो एलिमेंट होता है वो एटम्स का बना हुआ होता है। जैसे कंपाउंड बना हुआ था मॉलिक्यूल्स का, एलिमेंट बना हुआ होता है एटम्स का। एटम खुद भी सब एटमिक पार्टिकल से बने हुए होते हैं, एंड दो सब एटमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, अच्छा, अब एक और पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड समझ लें कि मॉलिक्यूल जो है उसमें और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, ये एक नाइट्रोजन एटम है,
ये भी एक नाइट्रोजन एटम है। अगर ये कंबाइन होकर बना रहे हैं N2 तो इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है। कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट से बनेगा, 2 एलिमेंट होने चाहिए। ये एक एलिमेंट है तो दूसरा कोई और एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि NO, ये एक और एलिमेंट है। जब ये आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये कंपाउंड है। ठीक है। अच्छा, कंपाउंड तो है लेकिन ये मॉलिक्यूल भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स भी हैं, ये दोनों एटम्स भी हैं। अगर हम एटम्स की फॉर्म में बात करें तो अगर ये दोनों एटम्स मिलकर ये चीज़ बना रहे हैं तो इसे मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और इसे हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट नहीं थे, ये दोनों डिफरेंट सिर्फ एटम्स थे। तो एटम्स की कम्बिनेशन को हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं और एलिमेंट्स की कम्बिनेशन को हम कंपाउंड कह रहे हैं। सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल ज़रूर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सबके मासेस को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। द सम ऑफ द एटॉमिक masses of all the atoms present in a molecule, present in a compound, for example नाइट्रिक एसिड है HNO3। ओके, दिस इज नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड एक कंपाउंड है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सबके मासेस को हम ऐड कर देंगे, जितने भी एटॉमिक मासेस हैं सबको ऐड कर देंगे। आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, और कुछ जो नोबल एलिमेंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो रिपीट होते रहते हैं उनके मासेस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद कर लें आप। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। सबके प्लस करने। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। लेकिन आप देखें ऑक्सीजन कितने मौजूद है? 3। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 16 से। यही मेथड अप्लाई करें, सब में यही मेथड अप्लाई होगा। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 एटॉमिक मास आएगा इसका। आगे AMU लगा दें, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसी तरीके से अगर हम H2SO4 का फाइंड आउट करें तो 98 AMU आएगा। अगर नहीं हो रहा सॉल्व तो भी आप अपने सॉल्व मैनुअल में देख लें कि किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फॉर्मूला मास भी इसी सेम मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये जो खास तौर पर टर्म यूज़ होती है वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होती है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बनाते, इसलिए हम उनको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते। ये एज अ फॉर्मूला यूनिट जो है एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि NaCl है, एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसके मास को हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने मॉलिक्यूल नहीं बनाया हुआ। ये एक तरह से इंटरेक्शन के साथ आपस में मिलकर रहते हैं लेकिन मॉलिक्यूल नहीं बनाते। दैट्स वाई वी कॉल देम एज द फॉर्मूला मास, मतलब इनके मास को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। और जो इनका मास है कैसे फाइंड आउट करेंगे? Na का मास होता है 23 AMU, क्लोरीन का मास होता है 35.5 AMU। जब आप इनको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 58.5 AMU। इस तरीके से हम फॉर्मूला मास फाइंड आउट करते हैं। अब केमिकल फार्मूला को स्टडी करते हैं। केमिकल फार्मूला जैसे कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है, जो मतलब हम लेटर्स लिखते हैं सब सिंबल कह रहे होते हैं, इसी तरीके से एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल कंपाउंड्स की। केमिकल फार्मूला दो तरह का होता है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स है तो वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट है उसे हम कह रहे हैं केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को देखें, C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो इसको सिंपल कर देंगे, यानी एक ऐसा टेबल जो सब पर लग रहा है वो है 6 का, तो 1 2 1, ये इस तरीके से रेशो बना। अब हम इसको लिखेंगे तो 1 कार्बन, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गए, तो CH2O इसका एम्पेरिकल फार्मूला बना। ये हमें बता रहा है कि जब भी आप ग्लूकोज प्रिपेयर करोगे तो 1 कार्बन के लिए डबल हाइड्रोजन और 1 कार्बन के लिए 1 ही ऑक्सीजन की नीड होगी। तो ये सिंपलेस्ट रेशो होता है। ये एक्चुअली नहीं बता रहा कि इतने ही ग्लूकोज के लिए ना हमें इतने ही कार्बन, इतने हाइड्रोजन, इतने ऑक्सीजन लेने हैं, नहीं, ये हमें सिर्फ सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है कि इसके रिलेशन में हाइड्रोजन
कितना लेना है, इसके रिलेशन में ऑक्सीजन कितना लेना है। जब अगर हम किसी भी जो है ना एलिमेंट्स का एक्चुअल तादाद ले लें तो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो वो C6H12O6 है। ये बता रहा है कि ग्लूकोज में एग्जैक्ट 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन आ रहे हैं, ये एग्जैक्ट बता रहा है। ठीक है, तो याद रखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा और ये जो है हमें एक्चुअल या एग्जैक्ट नहीं बताएगा, ये हमें एक रिलेटिव उसमें बताएगा कि एक कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन चाहिए। ओके, अब कुछ और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला ये है। अगर हम यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनेगा। टोटल कार्बन देखें कितने हैं, 2 हैं, टोटल हाइड्रोजन इसके 4 हैं और टोटल ऑक्सीजन 2 हैं। तो अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, यानी 1:1 वही सेम रेशो बना जो कि शुगर का बना था, जो कि ग्लूकोज का बना था। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, ये इसका एग्जैक्ट, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई ऐसा टेबल है नहीं जो दोनों को लगे, तो यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो आते हैं, या तो इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन होंगे, आपको उसके एम्पेरिकल फार्मूलाज फाइंड आउट करने होंगे, या तो इसके लंबे चौड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं जिनमें से एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ, बाकी आप इसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो हो जाएगी। अब ये वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा रही हूँ। कैफीन हैज़ एन एम्पेरिकल एलिमेंटल एनालिसिस, उसमें कार्बन हमें इतनी परसेंटेज मिली है एनालिसिस में, यानी जब भी कैफीन को बर्न किया गया, उसकी एनालिसिस की गई तो उसमें से कार्बन 49.48% निकली और 5.19% हाइड्रोजन मिली है, 16.47 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हमें कितनी मिली है, 28.85% मिली है। अच्छा, टोटल जो कैफीन का मास था वो 194.19 था। हम सेप्ट और समझ लें कि आयन किससे कहते हैं और एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है। देखें, जब तक एक एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तो उसे हम कह रहे हैं ये एटम है। लेकिन जब इसके इलेक्ट्रॉन जो है कम या ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन के मुकाबले तो वो क्या बन जाता है, आयन। ये कब होता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले। फॉर एग्जाम्पल एक एटम है सोडियम Na, इसको हम अभी सोडियम एटम कह रहे हैं, लेकिन अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए तो एक प्रोटॉन उसके मुकाबले बढ़ जाएगा और प्रोटॉन पे चार्ज होती है पॉजिटिव, तो इस वजह से सोडियम पर कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव। तो एक ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, सॉरी आयन कह रहे हैं। और जो है ना अगर हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा उसे हम कहेंगे कैटायन। और एक ऐसा एटम फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उसे हम कहेंगे एनायन। तो एक एटम तब तक एटम है, प्योर एटम है, जब तक उसने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए हुए नहीं है। जब वो इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ले ले तो उसे हम कहेंगे आयन। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कार्बन इतना परसेंटेज, जितने भी आपको एलिमेंट्स गिवन है उनकी आप लिस्ट बना लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स और उनकी परसेंटेजेस गिवन है। अब आप मोल फाइंड आउट करोगे, ठीक है। स्टेप 1 में मोल फाइंड आउट करने के लिए जितनी कार्बन गिवन है, जैसे 49.48% कार्बन है, 49.48% कार्बन, इसको डिवाइड कर दोगे एटॉमिक मास से, कार्बन के ही एटॉमिक मास से। फिर हाइड्रोजन का भी इसी सेम मेथड से मोल फाइंड आउट करोगे। हाइड्रोजन आपको 5.19% गिवन है, तो 5.19% को एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 से डिवाइड कर दोगे। सेम मेथड ऑक्सीजन, सेम मेथड नाइट्रोजन के लिए अप्लाई होगा। अब ये देखें, जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। अब हम स्टेप 2 फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। स्टेप 1 क्या था कि परसेंटेज को उन्हीं के एटॉमिक मासेस से डिवाइड करके मोल्स फाइंड आउट करना। अब क्या करेंगे स्टेप 2 में, जो मोल्स हमने फाइंड आउट किए हैं इनमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके आए हैं, तो हम देखिए सबसे कम वैल्यू इसकी है, तो जिसकी कम वैल्यू आई हुई होगी उसी वैल्यू को सबसे डिवाइड कर देंगे। तो 4.12 को भी डिवाइड करेंगे 1.02 से, इसे भी डिवाइड करेंगे 1.02 से, इसे भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि आंसर कितना आ रहा है, वही इनका सिंपलेस्ट रेशो होगा।
तो ये हमारे पास नंबर सिंपलेस्ट रेशो आ गया, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ वैल्यू से हमने डिवाइड किया सबको, तो ये हमारे पास जो है इनका सिंपलेस्ट रेशो आ गया। याद रखें कि ये एग्जैक्ट नहीं आता, ये 4.01 इस तरीके से आता है। तो अगर ये 0, 1, 2 तक यहाँ पर वैल्यू है तो ओके, लेकिन अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 4.5 आ जाता तो हम कभी भी 0.5 वाली वैल्यूज़ नहीं रख सकते, इनको मल्टीप्लाई करना होगा किसी ऐसे नंबर से ताकि ये वापस से एग्जैक्ट रेशो में आ जाए, यानी या 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात भी याद रखनी है। तो अब हम देखें कि कार्बन कितने आ गए। कार्बन आ गए हमारे पास 4, हाइड्रोजन आ गए 5, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, हाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आ गए 5, ऑक्सीजन आए हैं 1, नाइट्रोजन आ गए 2। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए इस सब का ना मास फाइंड आउट करना होगा। ये जो आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया ना, ये जो फार्मूला है ये एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका मास फाइंड आउट करोगे कैसे। देखिए 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का मास कितना होगा 48, 1 कार्बन का होता है 12, तो 4 कार्बन का हो जाएगा 48। हाइड्रोजन 5 है तो इनका हो गया 5, और ऑक्सीजन 1 है तो 16, नाइट्रोजन 2 है तो 28। अब इन सबको प्लस किया तो आंसर आ रहा है 97। तो ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला का मास। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है दैट वाज 194.19। ये क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन था, इसको डिवाइड कर देंगे। जो एम्पेरिकल फार्मूला का मास आपने फाइंड आउट किया है 97 उससे, जैसे ही 97 से आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 2। अब ये आ गया n, ठीक। लास्ट स्टेप जो इसका होगा जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने का होगा, उसमें आप n को मल्टीप्लाई कर दोगे एम्पेरिकल फार्मूला से। n आपका 2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे C4H5O एंड N2 से, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो C4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा C8, और हाइड्रोजन 5 टू द 10 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन 2 टू द 4 हो जाएंगे। सो दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं अगेन समराइज कर रही हूँ। सबसे पहले आपको परसेंटेज को डिवाइड करना है उन्हीं के एटॉमिक मासेस से, ताकि आपको सिंपलेस्ट रेशो सॉरी नंबर ऑफ मोल्स मिले। नंबर ऑफ मोल्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फाइंड आउट करना है सिंपलेस्ट रेशो। अब वो कैसे फाइंड आउट करना है, जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको सबसे डिवाइड कर दिया तो हमें सिंपलेस्ट रेशो मिल गए। अगर वो होल नंबर में आ रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर 0.5 में है तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और वो बन जाएगा आपका एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला के बाद आप एम्पेरिकल फार्मूला, अगर सवाल में पूछा ही सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला गया है तो यहाँ तक ओके है। अगर आपसे सवाल में मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया तो आपको ज़रूर सवाल में मॉलिक्यूलर मास भी गिवन होगा। और फिर आप क्या कर रहे हो कि एम्पेरिकल फार्मूला से उनका मास निकाल लिया, एम्पेरिकल मास निकाल लिया, और फिर एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास है उसको डिवाइड कर दो एम्पेरिकल फार्मूला के मास से। इस तरीके से आपको एन की वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू आपकी आएगी आप उसको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये अभी आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन जब 2 से 3 दफ़ा आप स्टेप्स इसके रिपीट करोगे और रिवाइज करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो इंशाल्लाह आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये 2 एमसीक्यूज़ हैं, ये भी इसी मेथड से होंगे, लेकिन यहाँ पर देख लें आप कैलकुलेटेड एम्पेरिकल फार्मूला, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पूछा गया तो आपने यहाँ इस स्टेप पर आके इसको रोक देना है। तो ये दोनों एमसीक्यूज आप सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझे आंसर बताइएगा। टॉपिक रह गया दैट इज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स इसको बहुत ही डिफिकल्ट ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। इसको बस जो है ना ट्रायल एंड एरर मेथड से करना होता है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। आप इसी मेथड से करोगे इंशाल्लाह सारे सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बस। अब देखिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नज़र आए ना, आप उस पर नज़र रखें। जैसे ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स हैं, तो KClO3 एक कॉम्प्लेक्स है, इससे रिलेट करके हम दूसरों को करेंगे बैलेंस। अब देखिए पोटाशियम इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। Cl देखें यहाँ इस तरफ इसके पास 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, इसको मतलब बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अब याद रखो जितने ऑक्सीजन यहाँ पर है उतने हमें यहाँ पर बनाने हैं। तो हम ऐसा करेंगे, ये 3 है ना तो यहाँ पर भी 3 लगा लेंगे, लेकिन अपॉन में 2 भी लगाएंगे। 3/2 बताती हूँ क्यों। जितने ऑक्सीजन आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, फिलहाल हमने ऐसा किया कि 3/2 कर दिया इसको। अब क्या करेंगे कि एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से ये 2 कैंसिल हो जाए, तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 जो है उस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो 2 हम ले रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, वो 2 सिर्फ इसके लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2।
ठीक है। अब हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2KClO3 और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2KCl प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या था पहले से ही 3/2O2 था। अब ये 2 इस वाले 2 से हो गया कैंसिल, बचे 3O2 और जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है दैट इज़ KClO3 और 2KCl प्लस 3O2, ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं, तो इस बार रेफरेंस किसको लेते हैं, इससे ले लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें 2 सोडियम आ रहे हैं, ठीक, तो हम इसको भी आगे 2 लगा लेते हैं। ये कंफर्म नहीं होता, ये हम ट्रायल एंड एरर है, हम मिटा भी सकते हैं दोबारा। 2 सोडियम आ गए, कार्बन ए के यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, तो हम देखें यहाँ पर 2 कार्बन है, यस है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन कंप्लीट हो गए। अच्छा अब देखते हैं कोई और एटम, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 3 to the 6। अच्छा यहाँ पर भी शायद 3 to the 6 हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन ये है 1 4 एंड 2 ऑक्सीजन ये हो गए 6, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, एक ही स्टेप में बैलेंस हो गई है। इस तरीके से आप जो है 9th की बुक लें और उसमें काफ़ी सारी इक्वेशन बैलेंस, वैसे इसमें से सवाल तो कोई नहीं आना पेपर में, लेकिन ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब स्टोइशियोमेट्री करेंगे तो आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, दैट्स वाई। तो यहाँ पर पूरा चैप्टर एंड हुआ और अब इससे रिलेटेड आप MCQs जो है वो सॉल्व करें। आप डॉगर्स ब्रदर्स की अगर बुक यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे स्वीट कैंडीज़ के नाम से ना MCQs हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं, तो ये MCQs आप सॉल्व करें। अगर नहीं हो रहे तो आप उस पर फोकस करें कि ये क्यों नहीं हो रहा है, या तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन इनको छोड़ नहीं देना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। याद रखें MCQs अगर आपने सॉल्व नहीं किए, सिर्फ आप पढ़ते रह गए, तो फिर आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। MCQs सॉल्व करने की स्ट्रेटजी भी अच्छी होनी चाहिए। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सी यू, ऑल द बेस्ट।